नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTS 2019 के 14 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चंस की। आई होप आपने इससे पहले की सारी शिफ्ट्स देख ली होंगी। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, MTS 2019 शॉर्ट पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे पेपर्स इससे पहले के मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। चलो पहले प्रश्न पे आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 25 प्रश्न है तो मुश्किल से 20 मिनट लेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, और यही प्रश्न CHSL 2019 में भी पूछा गया था, CGL में भी पूछा गया। कहा गया एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 0, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन 0। कहा गया कि 25 संख्याओं का औसत जो है वो 0 है, तो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं 0 हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, मतलब 0 से बड़ी हो सकती हैं। कहा गया 25 संख्याओं का अगर एवरेज 0 हो तो कितनी संख्या उनमें से मैक्स टू मैक्स कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती हैं, ये पूछा गया। एक चीज़ बताओ, एवरेज क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि 25 संख्याएं हैं। यानी यहाँ से सम बराबर कितना हो जाएगा? एवरेज अगर 0 है तो आप कहेंगे 25 गुणे 0, यानी सम हो गया 0। अब अगर 25 संख्याओं का योग 0 है, आपसे पूछा है कितनी संख्याएं 0 से बड़ी ले सकते हैं, तो हम कहेंगे भैया एक चीज़ बताओ, हम 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 24 संख्याओं तक ऐसे ले लें। 24 संख्याओं को हम 0 से बड़ी ले लें और 25वीं संख्या को 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का योग के बराबर रख दें, यानी कि 156 मैं लिख दूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने 24 संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 24 तक ले लिया और 25वीं संख्या को माइनस में 1 से लेके 24 तक का योग लिख लिया। माइनस में 1 से 24 तक का योग मतलब 1 से लेके 24 तक का योग। 1 से लेके 24 तक का योग कितना होता है? आप कहेंगे प्रथम n संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो 24 संख्याओं का कितना हो जाएगा? 24 इंटू 25/2, यानी ये 300 हो जाएगा। ठीक है, यानी -300 मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर योग निकालोगे तो 1 से लेके 24 तक का योग 300 और 25वीं संख्या हमारी -300 है, तो -300, यानी योग इनका 0 हो जाएगा और फिर एवरेज निकालेंगे तो भी 0। यानी आपको अगर दिया जाए कि n नंबर्स आर देयर और उनका एवरेज अगर 0 है, तो आप कहेंगे कितनी संख्याओं को 0 से बड़ी ले सकते हैं? n-1 संख्याओं को 0 से बड़ी ले सकते हैं और एक संख्या n-1 संख्याओं का जो योग होगा उसके निगेटिव के बराबर होगी। तो आपसे यहाँ यही पूछा गया था कि कितनी संख्या हम 0 से बड़ी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 25 संख्याएं थी, तो कितनी संख्या 0 से बड़ी ले सकते हैं? 25 - 1 24, और जो 25वीं संख्या होगी वो कितना हो जाएगी? 1 से लेकर 24 तक के योग का निगेटिव, 1 से लेकर 24 तक का योग का निगेटिव। समझ आ गया? तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी जितनी संख्याएं दी गई हैं उससे एक कम संख्याओं को 0 से बड़ी ले सकते हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकते थे कि कितनी संख्याओं को निगेटिव ले सकते हैं, तो वो भी सेम आंसर होगा कि भैया n-1 संख्याओं को निगेटिव ले सकते हो, यानी -1 -2 -3 -4 -24 तक ले लेते। ठीक है, और 25वीं संख्या को प्लस में 300 ले लेते, तब भी योग 0 होता। समझ रहे हो? यानी कि 24 संख्याओं को हम 0 से छोटी ले सकते हैं तब भी एवरेज 0 होगा, और 24 संख्याओं को 0 से बड़ी ले सकते हैं तब भी 0 एवरेज हम कर सकते हैं। राइट, ये प्रश्न देख लो। कहा गया एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 75, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स इज 65, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेकंड 25 नंबर्स। कहा गया कि 50 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 75 है। कहा गया पहली 25 का एवरेज 65 है, तो अंतिम 25 का एवरेज क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, आपको मैं अभी तक ऐसे करवा चुका हूँ कि 50 संख्याओं का एवरेज 75 है तो उनका योग, पहले 25 के ये एवरेज अगर 65 है तो उनका योग, इसमें से ये घटा देंगे तो लास्ट 25 का सम मिल जाएगा और उसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेसिक मेथड है। अब देखो ट्रिक, मिक्सचर एलिगेशन यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि 50 संख्याओं का एवरेज 75 है, पहली 25 का एवरेज 65, यानी पहली 25 का एवरेज 65 है। अंतिम 25 का एवरेज हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x है, और इनका रिजल्टेंट कितना है? 75 है। आपको यह भी पता है कि 25 संख्याएं पहले सेट में है, 25 संख्याएं दूसरे सेट में, यानी इनका अनुपात 1:1 होगा। अब देखो 75 में से 65 घटाओ तो ये 10 हो जाएगा। अब आपको पता है 1 बराबर 10 है, इधर भी 1 है, यानी इधर भी 10 आना चाहिए, यानी x को कितना होना पड़ेगा? x में से 75 घटाओ 10 आए, x में से 75 घटाओ 10, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 85। तो आपने शॉर्ट ट्रिक से कर लिया। समझ आ गया? आपने क्या कहा कि 65 और x का अगर रिजल्टेंट 75 है तो 75 में से 65 घटेगा 10, और आपको पता है 25 संख्या इस सेट में, 25 संख्या है इस सेट में, यानी संख्याओं का जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि x में से 75, अगर एक रेशियो बराबर 10 है तो इधर भी एक रेशियो, यानी ये भी 10 होना चाहिए। x में से कितना, मतलब 75 घटाया गया और 10 आया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85 आंसर। और पहली मेथड बेसिक से आपको खुद करना है। कहा गया ये शॉपकीपर अर्न्स द सेम प्रॉफिट as well as loss by selling two similar pieces of furniture
For RS 18,000 and 10,000 respectively. At what price should he sell it to earn a profit of 50%? कहा गया कि कोई दुकानदार है जो कोई वस्तु खरीदता है, कहा गया अगर वो 18,000 में बेचता है तो उसे जो परसेंट में फ़ायदा होता है वही उसे 10,000 में बेचने पे नुकसान होता है। यानी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट तो यहाँ पे लॉस परसेंट दोनों बराबर है। ठीक है, कहा गया उसको 50% का अगर लाभ चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए। अब देखो आपको पता है कि सीपी पे अगर कुछ परसेंट का नुकसान होता है तो 18 के, उतने परसेंट का फ़ायदा होता है तो कितना हो जाता है। अगर हम सीपी पे कुछ परसेंट के नुकसान पे बेचते हैं तो 10 के में बेचते हैं, और अगर कुछ परसेंट के फ़ायदे में बेचते हैं तो 18 के में बेचते हैं। तो आप पहले सीपी निकालिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपसे कहा गया कि कितने में बेचे ताकि 50% का फ़ायदा हो, 50% का फ़ायदा हो। आपको अगर ऐसा रहे कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में या रेशियो में बराबर है, देखो इतना और इतना, यानी कि 10 के में बेचने पे जो नुकसान हो रहा है 18 के में बेचने पे जो फ़ायदा हो रहा है उसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि जो सीपी होगा वो 10 के प्लस 18 के बटे 2 हो जाएगा। यानी कि 10 और 18 28 का आधा 14 के, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 14 के। अब हमें अगर इस पर 50% लाभ चाहिए, यानी 50% 1/2 हिस्सा, यानी कि 7 के का लाभ, यानी कि हमें बेचना कितने में पड़ेगा 21 के में। समझ आ गया। कहा गया इफ 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3/7 ऑफ अनदर नंबर। पहले बताओ 60% होता कितना है, 3/5 हिस्सा। 3/5 हिस्सा पहली संख्या का, ये बराबर है 3/7 हिस्सा दूसरी संख्या के। तो आपसे कहा गया रेशियो निकालना है। 3 3 कट गया, यानी n1/n2 कितना हो गया 5/7, यही इनका रेशियो हो जाएगा। राइट, कहा गया द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय वेरियस स्टूडेंट्स इन अ क्लास। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग more than or equal to 20% in English and more than or equal to 80% in Hindi to more than or equal to 40% in English, more than or equal to 60% in Hindi। आपको कहा गया कि जो ये टेबल है वो आपको दिखाती है कि कितने स्टूडेंट अंग्रेजी में कितना पाते हैं, मैथ्स में कितना पाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है। प्रश्न में क्या दिया गया, कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 20% से ज़्यादा अंग्रेजी में, 20% से ज़्यादा अंग्रेजी में पाने वाले छात्रों की संख्या और 80% से ज़्यादा हिंदी में पाने वालों की संख्या। यानी इंग्लिश में 20% से ज़्यादा और हिंदी में 80% से ज़्यादा पाने वालों की संख्या का जो अनुपात है वो किससे निकालना है, 40% इंग्लिश में और 60% हिंदी में, 60% हिंदी में ये पाने वालों की संख्या का अनुपात निकालें। अब देखो 20% इंग्लिश में 20% से ज़्यादा, अगर 50 नंबर है तो आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई 50 नंबर पूर्णांक है तो उसमें 20% यानी 10 से ज़्यादा कुल कितने लोग हैं 4320, यानी कि 4320 ये हो गए, प्लस हिंदी में 80%, यानी 50 का 80% यानी 40 से ज़्यादा पाने वाले तो 200 हैं। इनका अनुपात निकालना है। इंग्लिश में 40% से ज़्यादा, 40% यानी 20 से ज़्यादा 3600 लोग पाते हैं, 3300 कितने लोग पाते हैं 20 से ज़्यादा 3840 लोग, यानी इंग्लिश में 3840 लोग 20 से ज़्यादा पाते हैं। और 60% हिंदी में, 60% हिंदी में यानी कि 30 से ज़्यादा, 50 का 60% 30 से ज़्यादा यानी 960, इसी का अनुपात निकालना था। तो आप जोड़ेंगे तो 4520 हो जाएगा, यानी 452 लिख लीजिए। और ये कितना हो गया 38 और 9 47 1 48 यानी 480। अब इसी को काटना है, 4 से काटोगे 120, 4 से काटोगे 113, यही अनुपात हो जाएगा। ऐसा डीआई का प्रश्न आपको सीजीएल में नहीं मिलेगा। सिंप्लीफाई करने को दिया गया है तो खटाखट कर लो। 1 × 2 2, 2 × 3 6, -3 × 4 12, प्लस 4 × 5 20, -5 × 6 30, धन 6 × 7 42। अब ऐसे सॉल्व कर लो। 2 6 8, 20 में से 12 घटेगा 8, यहाँ पे प्लस 12, 8 8 16, सॉरी हमने कहाँ पे गलती कर दी, ये 2 ये 6 ये -12 ये प्लस का 20 ये माइनस का 30 प्लस 42। एक बार फिर से कर लो भैया। तो देखो 2 6 8 20 28 और 28 और ये 42 80, 80 में से कितना घटाना है 42, यानी कि एक बार फिर से देखो, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 12 8 20 8 28 आना चाहिए। यहाँ आंसर शायद गलत दिया गया, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। कहा गया टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर के क्या होती है 3πr², जहाँ पे r रेडियस होती है, ये बराबर दिया गया 462। तो आपसे कहा गया डायमीटर यानी 2r की वैल्यू पूछी गई। वैल्यू पुट करो 3 × 22/7 × r² बराबर 462। राइट, 22 से काटोगे 22 दूना 44, 22 से करना 3 से कटेगा 7, r² बराबर 7 का स्क्वायर, r बराबर 7, तो 2r पूछा गया यानी कि 14 आंसर। राइट, तो आपको ये याद रखना है कि हेमीस्फीयर यानी अर्धगोले के लिए टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है 3πr², कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3r²। कहा कि ये फार्मर सेल्स वीट, ही मिक्स द 2 टाइप्स ऑफ वीट ही ग्रोज, 30 kg ऑफ फर्स्ट ग्रुप कॉस्ट हिम 900, 20 kg ऑफ अदर ग्रुप कॉस्ट हिम
1100. At what price per kg should he sell the mixture so as to earn 25% on his average cost? कहा गया कि एक आदमी है जिसके 30 किलोग्राम गेहूँ, जिसको गेहूँ हमारे देहात में बोलते हैं 900 रुपये, यानी 30 किलोग्राम गेहूँ 900 रुपये और 20 किलोग्राम वो उगाता है 1100 रुपये पड़ता है। ठीक है, अब कहा गया मिक्सचर को मिलाता है, कितने पे बेचे ताकि 25% का फ़ायदा हो। अब आप ध्यान से देखिए, 30 किलोग्राम 900, यानी कि अगर हमें एवरेज प्राइस सबसे पहले निकालना है तो आपने कुल प्राइस बटे कुल किलोग्राम निकालना है, यानी 900 प्लस 1100 तो 2000 रुपये तो उसकी कुल प्राइस लगी है। और कितने किलोग्राम उसने इतने में बनाया है, 30 20 50, यानी 50 किलोग्राम उपजाया है, तो उसका एवरेज प्राइस कितना हो गया, 2000 बटे 50 यानी 40 रुपये प्रति किलोग्राम। अब 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, इस पर 25% यानी 1/4 का लाभ चाहिए, यानी 10 रुपये का लाभ चाहिए, तो उसे बेचना कितने में पड़ेगा, 40 10 50 में। कहा गया ये हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट 180 द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। आपसे कहा गया एक हेमीस्फीयर है, रेडियस 30 है, उसको मोल्डेड पिघलाया जाता है एक सिलेंडर बनाने के लिए जिसकी हाइट दी गई है। तो आपसे डायमीटर पूछा, आपको मैंने बताया एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाई जाएगी, यानी कि एक शेप को पिघला के दूसरा शेप बनाया जाएगा मोल्ड करके, तो दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 πr3, ये होता है हेमीस्फीयर के लिए। ठीक है, और ये सिलेंडर अगर इससे बनाया गया तो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। लेकिन यहाँ पे r अलग होगा क्योंकि भैया ये बड़े आदमी है, सिलेंडर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई तो दोनों में कॉमन है तो कट गया, ये हो गया 2/3 इंटू रेडियस कितनी दी गई है हेमीस्फीयर की 30 का क्यूब लिख लो बराबर r² हमें यही निकालना है इंटू h आपको दिया गया है 180। ठीक है, 30 के पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 2 से ये कटेगा 3 बचेगा, यानी 30 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर r², यानी r बराबर यहाँ से 10 हो जाएगा। अब r 10 आ गया तो डायमीटर पूछा गया, यानी कि 20 हो जाएगा। कहा गया है कि द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेस, द 7 विलेजेस मेक अप अ डिस्ट्रिक्ट, इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस F and G combined is 35,000 then what the total population of the district। कहा गया कि F और G की जो टोटल है पॉपुलेशन वो कितनी है, 35,000 है, तो आपसे टोटल पॉपुलेशन बताना है। अब देखो पहले टोटल करो, 25 6 31 9 40 7 47 15 62 8 70 और 20 90। फिर से देखिएगा 25 6 31 9 40 7 47 5 52 10 62 8 70 और 20 90, यानी कि आपको 90 टोटल जनसंख्या दी गई है जो दिया गया है निकालने को। देखो टोटल पॉपुलेशन निकालनी है और आपसे कहा गया एफ और जी का कंबाइंड 35,000 है, यानी एफ और जी का कंबाइंड करोगे यानी 45 बराबर आपको दिया गया 35,000, तो आपसे कहा गया 90 निकालो। अब आप एक चीज़ बताओ, 45 बराबर 35 के तो 90 बराबर इसका 2 गुना, यानी 90 जो हमारी जनसंख्या टोटल आ रही है वो 70 के बराबर हो जाएगी। कोन की टोटल सरफेस एरिया निकालने को दिया गया है। कोन होता क्या है ये आपको पता होगा, ये कोन होता है। इसके लिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि पहले कर्व्ड सरफेस एरिया πrl और बेस की एरिया πr² अगर हम जोड़ देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगी। यानी अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें तो πr कॉमन आ जाएगा, l+r ये होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, किसके लिए, शंकु के लिए। ये होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है आधार का क्षेत्रफल। अब l कैसे निकलेगा, आपको पता है जो स्लैंट हाइट होती है वो बराबर होती है अंडर रूट में r² + h², यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में त्रिज्या का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर बाहर ले लो यानी 7 बाहर आएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि ये 5 का स्क्वायर बचेगा, यानी इस लेंथ हाइट हो गई 35। अब यहाँ पे पुट कर दो तो पाई की वैल्यू है 22/7 गुणे रेडियस कितनी दी गई है 21 इंटू 21 + 35 56, तो 7 3 21 22 गुणे 56 कर लो, 22 छक्का 132, 22 पंचे 10 और 22 पंचे 110 और 13 123 और गुणे 3 करना है, यानी कि 12 3 36 32 3 96, यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट, पढ़ रहे हो ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहा गया इन ए मिक्सचर ऑफ 100 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2। अब मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 दिया गया है, यानी 3 2 5 5 बराबर 100 तो 1 बराबर 20, यानी कि मिल्क हो गया 60 और वाटर हो गया 40। अब कहा गया अगर इसको 1:1 में बनाना है तो हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। हम इसमें कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं, मान लो x लीटर, और ये दोनों 1:1 हो जा रहा है। 1:1 मतलब मिल्क और वाटर की मात्रा बराबर हो जा रही है। मिल्क और वाटर अगर बराबर करना है यानी ये 40 + x जो है वो 60 के बराबर है, यानी x की वैल्यू पूछेगी तो 20 हो जाएगी। ठीक है, तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बस बेसिक से एकदम आराम से। कहा गया द प्राइस ऑफ अ मशीन गॉट डिप्रिसिएटेड बाई 50%, फर्स्ट ईयर 33 1/3%, सेकेंड ईयर 25% इन थर्ड ईयर, ओवरऑल बाई हाउ मच परसेंटेज
हैज़ द मशीन डिप्रिशिएटेड, यानी कि मशीन की प्राइस जो है हर साल कम होती है अलग अलग प्रतिशत में। जैसे पहले साल 50%, हम मान लेते हैं मशीन की प्राइस अगर 100 थी तो 50% डिप्रिशिएट होने के बाद कितनी बचेगी, आधा हो जाएगी, यानी कि 50 बचेगी। फिर कहा गया 1/3 कम हो जाती है। 1/3 कम होने का मतलब अब 2/3 बचेगी। 1/3 अगर कम हो रही है यानी कि 2/3 बचेगी। 2/3 मतलब 100/3 हो जाएगी। और तीसरे साल में कहा गया कि 25% कम होते, 25% अगर कम होगी यानी 1/4 हिस्सा कम, यानी कि 3/4 हिस्सा बचेगी। यानी ये बचेगा 100/3 गुणे 3/4 यानी 100/4, यानी कि ये हो जाएगा 25 के बराबर। समझ आ रहा है? तो अब आपने कहा 100 से कोई चीज़ 25 हो जाती है, कितने की कमी, 75 की, यानी कितने प्रतिशत, 75%। कितना आसानी से आपने किया। आपने कहा कि भैया अगर 50% की कमी होगी यानी आधा हो गई, फिर 1/3 की कमी यानी 2/3 गुना हो गई, अब 1/4 की कमी यानी 25% की कमी यानी 3/4 गुना बची, यानी कि 25 हो गई। बस अब आप सक्सेसिव से भी कर सकते थे, पहले 50 और 33.5 का सक्सेसिव निकालते, उसके बाद में फिर इसका और 25 का निकालते, जो रिजल्टेंट आता है उसका और 25 का। तो आप ऐसे करते तब भी 75 आता, लेकिन वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाती है। इसी वजह से कई बार कहता हूँ फार्मूले पर न जाओ, बेसिक से कर लिया करो। कहा गया ये ट्रेन एवरेज स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर बट इट इज़ रिड्यूस टू 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू स्टॉपेजेस। फॉर हाउ मच टाइम डज द ट्रेन स्टॉप इन एन आवर। कहा गया कि अगर एक ट्रेन एवरेज स्पीड से मतलब खट 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 जाती है तो 72 के स्पीड से पहुंचती है, लेकिन वो जगह जगह पे अगर रुकते जाती है, ठीक है, तो आपसे कहा गया 60 उसकी एवरेज हो जाती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे वैसे उसकी स्पीड होती है और वैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो कहा गया 1 घंटे में कितनी देर रुकती है। आपको अगर ऐसा निकालना रहे तो आप क्या काम करा करो, स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस, स्पीड विद स्टॉपेज, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको अगर निकालना है कि 1 घंटे में कितना रुकती है तो आप कहोगे इसका फार्मूला होता है स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस माइनस स्पीड विद स्टॉपेज बाई स्पीड विदाउट स्टॉपेज और इनटू 60। तो ये मिनट में आ जाएगा और 60 से गुणा नहीं करोगे तो घंटे में आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। तो आपको पता है 72 माइनस 60, 12/72 गुणे 60 करना है, यानी 1/6 गुणे 60, यानी कि 10 मिनट प्रति घंटे वो रुकती है। समझ आ गया? तो ये फार्मूला याद रखना कि रुकते हुए ट्रेन की स्पीड आपको दी हो, बिना रुके ट्रेन की एवरेज स्पीड पता हो, अगर ये पूछा जाए 1 घंटे में कितना रुकती है तो आप कहेंगे जितना एवरेज स्पीड उसकी है उसमें से जितना रुकते हुए जाती है बटे जितना उसकी ओरिजिनल स्पीड है गुणे 60, यही करना है, राइट। प्रश्न कैसा भी हो हमें टक से कर देना। कहा गया एक्स कोई कार्य 24 दिन में कर सकता है। एक्स डिड अ टास्क फॉर 24 डेज एंड लेफ्ट इज इनकम्प्लीट, यानी एक्स ने 24 दिन किया और उसके बाद छोड़ के भाग गया, कंप्लीट नहीं हुआ, इसने छोड़ दिया। एक्स ने कितने दिन किया? 24 दिन, और उसके बाद इसने क्या किया? छोड़ दिया। कहा गया ही कुड हैव फिनिश्ड द टास्क ऑल बाय हिमसेल्फ इन टोटल 36 डेज, यानी उसने 24 दिन किया लेकिन अगर उसे पूरा करना होता तो वो 36 दिन लेता, ठीक है, यानी 36 दिन में वो पूरा कर देता। कहा गया वाई हु कैन फिनिश द टास्क अलोन इन 18 डेज विल टेक हाउ मेनी मोर डेज टू कंप्लीट द टास्क। कहा गया कि वाई जो है वो पूरा कार्य यही वाला 18 दिन में कर सकता है, तो जो बचा हुआ कार्य उसको करने को भेजा जाए तो कितने दिन में कर दे। आप एक चीज़ बताओ, एक्स 24 दिन करता है, 36 दिन में कर सकता था, यानी अगर 36 दिन में कर सकता था तो 24 दिन में कितना करेगा? 24/36, यानी उसने कर कितना दिया? 2/3 हिस्सा। अब बचा कितना है? 1/3 हिस्सा। वाई जो है पूरा कार्य 18 दिन में करता है तो 1/3 हिस्सा, 1/3 गुणे 18 यानी कि 6 दिन में करेगा। समझ आ गया? प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहा गया ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 400, 600 एंड 900 डेज। ए कोई कार्य 400 दिन में कर सकता है, बी 600 दिन में कर सकता है और सी 900 दिन में, वही कार्य, तीनों सेम कार्य करते हैं। कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ इट इज स्टार्टेड बाई ए एंड ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी सेकेंड एंड थर्ड डे। कहा गया कार्य स्टार्ट ए करता है लेकिन दूसरे दिन बी आ जाता है इसकी हेल्प करने और तीसरे दिन इसके साथ सी कार्य कर रहा होता है। कहने का मतलब हो गया कि पहले दिन ए अकेले, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए के साथ सी, यानी हर 3 दिन में यही प्रोसेस रिपीट होता है। फिर स्टार्ट होता है, फिर अगले दिन ए, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ऐसे रिपीट होती रहती है। यानी कि अगर हम 3 दिन में बात करें तो कुल ए प्लस बी और ए प्लस सी के बराबर कार्य होता है। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है? 4, 6 और 9 का एलसीएम यानी 36, यानी टोटल वर्क हो गया 3600। अब अगर टोटल वर्क 36 हो गया तो ए एक दिन में करेगा 9, बी एक दिन में करेगा 6 और सी एक दिन में करेगा 4 यूनिट, राइट। अब पहले दिन कौन गया था कार्य करने? ए, उसने कितना करा होगा? 9। दूसरे दिन ए और बी जाएंगे, कितना करेंगे? 15। तीसरे दिन कौन कौन जाएगा? ए और सी, यानी 9, 4, 13 करेंगे, ये 15 है, ठीक है। यानी कि अगर हम 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में कुल कार्य कितना होता है? आपने देखा 3 दिन में 9, 15, 24 और 13 37 कार्य होता है, यानी 3 दिन में 37 कार्य होता है। हमें करना कितना है? 3600, यानी 3 दिन में 37, यानी एक साइकिल में आप कह सकते हैं ऐसे कि एक साइकिल में कितना कार्य होता है?
एक 3 दिनों का एक साइकिल हो गई, यानी एक साइकिल में 37 यूनिट कार्य होता है। तो आपको पता है 3 दिन में अगर 37 कार्य होता है तो 3600 करने के लिए आप कहेंगे कितना दिन लगेगा, आप कहेंगे 3600 बटे 37 और गुणे 3 हो जाएगा। एक दिन में 37 बटे 3 कार्य होगा, तो 3600 करने के लिए 3600 बटे 37 गुणे 3, यानी ये हो गया 1080, और इसके बाद हो गया 36 3 108, 1080, ये 10,800 बटे 37। डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा नहीं 2 बार, यानी आप ऐसे देख लो 37 दूना कितना हो गया 74, ये आपका बचेगा कितना 34, ये 340 हो जाएगा। 37 9 9 7 63, 9 3 27 6 33, यानी 333, ये 70 बचेगा, और 37 दूना 74, यानी कि लगभग 292 दिन आ जाएगा। 292 थोड़ा सा कम, यानी कि 292 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा भैया एक साइकिल जो पूरी होती है, यानी पहले दिन ए, दूसरे दिन A+B, तीसरे दिन A+C, तो कुल कार्य हो जाता है 37, यानी एक साइकिल में 37, यानी एक दिन में कितना कार्य, एक दिन में 37 बटे 3 कार्य होता है। तो 3600 करने के लिए 3600 बटे 37 बटे 3, यानी 3 ऊपर चलाएगा, यानी 292 दिन। यहाँ पे आंसर गलत था, राइट। चलो मोड बताओ, मोड क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। ठीक है, अब मोड निकालना है, तो सबसे पहले देखो 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 4 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। ठीक है, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 4 बार आया है। 3 की बात करूँ, 1 2 बार आया है, 3 बार आया है, 3 3 बार आया है। 7 की बात करूँ, 1 7 1 बार आया है। 8 की बात करूँ, 1 8 1 बार आया है। 5 की बात करूँ, 1 2 3 4 5 6, 5 6 बार आया है। 6 की बात करूँ, 1 2 3 4 6 4 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार, यह देखो 6 बार, 6 टाइम्स कौन आया है, 5। तो बहुलक कौन सा हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हो जाता है आपका मोड बहुलक। कहा गया व्हाट द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कहा गया कि अगर कोई चीज़ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है, तो उसको अगर हम अर्धवार्षिक लगाएंगे तो उसका परिणाम कितना आएगा। यानी कि 10% वार्षिक है, यानी हाफ ईयरली आपको पता है कि 5%, अगर 10 साल मतलब साल भर के लिए 10%, तो छमाही 5%। अब अगर 5% 2 बार लगेगा, यानी कि एक साल में 2 छमाही होते हैं, यानी 5% 2 बार लगेगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट होता है तब तो चाहे छमाही लगाओ, चाहे तिमाही लगाओ, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली, जैसे लगाना है 10% होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है 5% और 5% का सक्सेसिव, यानी 5 + 5 + 5 गुणे 5/100, यानी 25/100, 0.25 और, यानी 10.25% इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। यही पूछा गया था। ठीक है, कहा गया द बार चार्ट शोज द एनुअल फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द ईयर्स 2012 to 2017, 12 से लेकर 17 तक प्रोडक्शन आपको दिखाया गया। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द प्रोडक्शन लेस देन एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यानी कि कितने सालों में एवरेज से कम है। अब एवरेज निकालो, 24 33, पहले ऐसे जोड़ लो ना, 24 33 57 हो गया, 57 30 87 हो गया, 87 9 96, 30 126 हो गया, 126 8 144 हो गया, 144 36 180 हो गया। 180 के बाद डुअल जीरो, कितने साल हैं 6, डिवाइड करोगे तो 3000 आपका आ जाएगा। एवरेज आ गया 3000। 3000 से कम 1 साल में, 2 साल में, यानी 2 सालों में 3000 से कम, यही पूछा गया था कितने सालों में। कहा गया एक्स ने एक लोन लिया है 5000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग द सेम एज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द लोन वाज टेकन, यानी कि आपको रेट और टाइम जो दिया गया है वो दोनों बराबर, हम मान लेते हैं ए दिया गया है, रेट परसेंटेज में, टाइम वर्ष में। कहा गया इंटरेस्ट अगर कितने का दिया जाता है 1800 का, तो आपसे कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी ए की वैल्यू निकालें। आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, PRT/100 बराबर 1800 दिया गया है, यानी ये 2 जीरो हटा, ये 2 जीरो यहाँ से P से डिवाइड कर देंगे तो ये 5000 से डिवाइड होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 36। हमें पता है R और T दोनों ए हैं, यानी A² बराबर 36, यानी A बराबर 6, यही पूछा गया था। कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग सब्जेक्ट्स A, B, C इन अ स्कूल आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 12, 15 एंड 16। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग A, B, C respectively by 50%, 20% and 50%. What will be the new proportion of the students studying in A, B and C? कहा गया A, B और C 3 स्कूल हैं जहाँ पे 12, 15 और 16 के अनुपात में
स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो क्या ए में 50% बढ़ाने को कहा गया है स्टूडेंट्स की संख्या, बी में 20% और सी में 50%। तो आपको बताना है नया एवरेज क्या होगा। 12 का 50% यानी 6 यहाँ बढ़ेगा, 15 का 20% यानी 3 यहाँ बढ़ेगा, और 16 का 50% यानी 8 यहाँ बढ़ेगा। यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 6 18, ये 15 3 18, ये 16 8 24, 6 से काट दो, यानी 6 से काटने के बाद अनुपात हो जाएगा 3:3:4, यानी रेशियो 3:3:4। ये प्रश्न देखो कहा कि व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स द नंबर दिस वन लीव्स रिमाइंडर 2 4 and 6। कहा गया वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 1026 2052 4102 को डिवाइड करने पे 2 4 और 6 शेष फल छोड़े। अब सबसे पहले इन सब में सबसे बड़ी संख्या देखो, ऑप्शन से करोगे सबसे आसान रहेगा। सबसे बड़ी संख्या 1024, इससे डिवाइड करोगे इसमें 2 शेष फल आएगा। 1024 दूना 2048 यानी कि 4 यहाँ, और 1024 चौको 4096 यानी कि 6 यहाँ। यही तीनों तो शेष फल बचने थे। तो आपका आंसर हो गया 1024। ऑप्शन से कर लिया करो कई बार, ये मैं इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम रेडी रहो, ठीक है। कई बार बेसिक मेथड तो मैं करवाता ही रहता हूँ। कहा गया 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 35 and 45 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टाइम दे आर 12 किलोमीटर अपार्ट, हाउ मच टाइम वुड दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। कहा गया एक 35 के स्पीड से एक 45 के स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 35 + 45 यानी 80 मीटर पर सेकेंड। वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, एक दूसरे से 12 किलोमीटर की दूरी पे, यानी डिस्टेंस बराबर 12 किलोमीटर यानी 12,000 मीटर। आपसे पूछा गया समय कितना लगेगा, यानी टाइम टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 80 से अगर इसमें 12,000 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अरे देखो ये हो जाएगा 15, एक जीरो कट ही गया है 150 सेकंड मतलब होता है। चूँकि ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर में है तो टाइम सेकंड में आएगा, यानी कि 2 मिनट 30 सेकेंड्स, यानी 2.5 मिनट या 2 मिनट 30 सेकेंड। कहा गया एक दुकानदार को 40% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। उसने ज़बरदस्ती की, यानी इंसिस्टिंग, यानी कहा, जैसे हमारी इंडियंस की आदत होती है इंसिस्ट करने की। मम्मी जाती हैं तो 5 रुपये की धनिया 4 रुपये 50 पैसे में लेके आती हैं। ऑन इंसिस्टिंग फर्दर द शॉपकीपर एग्रीड टू अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एबव व्हाट वाज द इफेक्टिव डिस्काउंट। कहा गया कि मम्मी गई मान लो साड़ी लेने, ठीक है, 100 रुपये की साड़ी थी। दुकानदार ने कहा बहन जी 40% छूट पे दूंगा, यानी उसने 60 रुपये में देने को कहा। मम्मी लोग मानती कहाँ हैं, उन्होंने कहा भैया 20% और दो। 60 का 20% यानी 12 रुपये और छोड़ा उसने, यानी 48 रुपये की साड़ी पड़ी। 100 रुपये जो साड़ी का दाम था वो पड़ी 48 रुपये की, यानी कितने का डिस्काउंट मिला। मम्मी कह रही हैं कि 100 - 48 यानी 52 रुपये का, 100 पे 52 यानी कि 52%। ऐसे भी कर सकते हो। या मम्मी को, अब मम्मी आई घर पे ऐसे जुड़वा रही हैं आपसे, आपको नहीं मम्मी देखो 40% आपको एक डिस्काउंट मिला, 20% एक, तो आप रिजल्टेंट ले लो। तो आप कहेंगे कैसे, आप कहोगे 40 + 20 और -40 × 20/100 यानी 800/100 यानी कि 8। तो आप कहेंगे कि मम्मी से कि 40 20 60 कर दो और 8 घटा दो यानी 52%। तो मम्मी कहेंगी आप तो होशियार हो, क्योंकि आपने एसएससी जो पढ़ा है एसएससी के लिए आज यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि आपका आंसर आपने 1 सेकंड में निकाल दिया। मम्मी एक एक पे कैलकुलेट कर रही थी। ये देख लो, कहा गया 8 of 3 डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस वन आंसर निकालना है। 8 of 3 आपको पता है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हो 24, 6 से डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि आपका ये बच्चा 4 + 10 + 2 12 या 36, -96 में 3 से डिवाइड करोगे 32, घटेगा 4, 4 जुड़ेगा 8, आपका आंसर 8। तो यहाँ पे 2 प्रश्न ऐसे थे इस पेपर में जिनके आंसर गलत थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना और सारी वीडियोस देखते रहना, प्लेलिस्ट चेक करते रहना। 39 सेट है, 39 सेट आपको मिल जाएंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखी है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं जाकर ज्वाइन कर लो। बहुत सारी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो चेक करते रहो, पढ़ते रहना, ठीक है। कोई सिलेक्शन लेना है, ऐसे मजाक तो करना नहीं है, नहीं तो मम्मी की साड़ी का दाम ही जोड़ते रह जाओगे। गुड लक, आप लोग जरूर सफल होंगे, बस हार्ड